ये जो लड़की है, ये बेहद खूबसूरत और काफ़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन लालच और हवस के चक्कर में ये एक दिन अपना सब कुछ गंवा बैठती है और आखिरकार एक दिन उसकी जान भी चली जाती है। दोस्तों, आप चाहे महिला हों या पुरुष हों, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी प्यार की कहानी है, क्योंकि इस वक्त फरवरी का महीना चल रहा है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये प्यार मोहब्बत का महीना है। तो हमने सोचा कि इस महीने में हम आपको एक ऐसी प्यार की कहानी सुनाएं जो बहुत ही सबक देने वाली हो। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो केवल 40 दिन तक चली थी। लेकिन इस लव स्टोरी में कई सारे मोड़ थे। सत्ता, पैसा, लालच, ताकत, रसूख, वकील, पॉलिटिशियन, हिंदू, मुसलमान, पुलिस, इनकम टैक्स, प्यार, मोहब्बत, नफरत, धोखा, सियासत, 7 फेरे, निकाह, तलाक और फिर आखिर में मौत और उस पर अफसोस। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी से मिलने वाला सबक। अगर ये कहानी आप पूरा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। बात आज से करीब 15-16 साल पहले नवंबर 2008 की है, जब एक लड़की जिसका नाम होता है अनुराधा बाली, ये एक वकील थी। हरियाणा सरकार की सरकारी वकील थी। आप यूं कहें कि हरियाणा सरकार में असिस्टेंट एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर तैनात थी। और दूसरा कैरेक्टर चंद्रमोहन का था। चंद्रमोहन हरियाणा सरकार में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर तैनात थे। और आपको बता दें थोड़ा सा उनके बारे में कि चंद्रमोहन कौन थे। तो चंद्रमोहन दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे थे। हाल फिलहाल में बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जो इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके छोटे भाई। तो अब इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि चंद्रमोहन जी कौन थे। तो चंद्रमोहन जी एक ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल रसूख वाले थे, हरियाणा में दूसरे नंबर के आदमी थे। इन दोनों के ब्रीफ में प्रोफाइल जानने के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। हुआ यूं कि नवंबर 2008 में हरियाणा के डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी गायब हो जाते हैं। अचानक गायब होने के बाद में एक खबर फैल जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति गायब है जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है। कोई आम आदमी गायब हो तो उस पर पुलिस लेट लतीफ करती है, लेकिन हरियाणा का अगर उप मुख्यमंत्री गायब हो जाए तो ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल जानी चाहिए थी, और वो फैल भी गई। हंगामा मच गया, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री गायब हैं। अब इसको कई एंगल से देखा जाने लगा, लेकिन उसके करीब करीब एक महीने के बाद दिसंबर महीने में 2008 में ही वो मीडिया के सामने आते हैं। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक लड़की थी और उसका नाम था अनुराधा बाली। दरअसल दोनों मीडिया के सामने प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं कि मैं कोई गायब नहीं हुआ था, बल्कि मैं अपने प्यार की वजह से अंडरग्राउंड था, छुपा हुआ था। अनुराधा बाली और चंद्रमोहन ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। लेकिन अनुराधा बाली गर्चे वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन चंद्रमोहन शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम था सीमा बिश्नोई, उनके 2 बच्चे भी थे। जाहिर है कि हिंदू धर्म के मुताबिक चंद्रमोहन अगर किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे तो वो शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा अलाउ नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर वो ऐसा करते तो उनकी पत्नी सीमा बिश्नोई उन पर केस कर देती और इनको जेल जाना पड़ जाता। तो इन्होंने इसका एक अलग तरीके से रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी अब चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि अनुराधा बाली भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। ये भी इस्लाम कबूल कर लेती हैं और ये अनुराधा बाली से फ़िज़ा बन जाती हैं। अब यहीं से शुरू होती है चांद और फ़िज़ा की लव स्टोरी। दरअसल जिस दौरान चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद गायब थे, उसी दौरान 2 दिसंबर सन 2008 को फ़िज़ा से चंडीगढ़ की एक मस्जिद में निकाह करते हैं। उसके बाद में वो हनीमून मनाते हैं और सैर सपाटे के बाद में एक दिन वो अचानक मीडिया के सामने नमूदार होते हैं। और फिर चांद मोहम्मद और फ़िज़ा दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथें डालकर मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं। जब ये खबर सामने आती है तो हंगामा मच जाता है, क्योंकि पहले ही से डिप्टी सीएम के गायब होने की खबर थी। लेकिन चूंकि अब वो खुद ही आकर के एक लड़की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बताते हैं कि वो गायब नहीं थे, बल्कि उन्होंने फ़िज़ा से शादी कर ली है, अनुराधा बाली से, और अब वो हमारी पत्नी है। अब सवाल ये है कि अगर उनकी फ़िज़ा पत्नी है तो फिर सीमा बिश्नोई का क्या होगा? इसको लेकर के घर में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, क्योंकि आखिरकार उनके 2 बच्चे भी थे, पत्नी थी, और साथ ही साथ वो एक ऐसे पॉलिटिकल घराने से आते थे जिनके पिता भजन लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई एक बड़े लीडर हैं। अब ऐसी सूरत में ये हंगामा मच गया
कि चंद्रमोहन अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। बस इसी बात को बुनियाद बना करके भजन लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन जब ये बर्खास्तगी की खबर चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद को लगी तो उन्होंने कहा, मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ऐसी कई सारी कुर्सियां ठोकर मार देने के लिए तैयार हूं। ये फिल्मी डायलॉग सुनना था तो मीडिया वालों ने इसको अलग तरीके से पेश करना शुरू किया कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है साहब, ऐसी कुर्सियां ठोकरों पर रहती हैं मोहब्बत में। क्योंकि आमतौर पर डिप्टी सीएम जैसे पद को पाने के लिए लोग न जाने कितने जोड़ तोड़ लगाते हैं, तब जाकर के वहां पहुंच पाते हैं। ये तो केवल अपनी एक मोहब्बत की खातिर ये कुर्सी को ठोकर मारने के लिए तैयार है, तो इसे सच्ची मोहब्बत कही गई और कहा गया चांद और फिजा की लव स्टोरी ये सबसे अनोखी लव स्टोरी है। यही वजह है कि 2008 में ये लव स्टोरी सबकी जबान पर थी। आखिरकार जब चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद को घर से निकाल दिया गया तो इन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन फिजा के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 44C में एक बंगले में रहने का फैसला किया और दोनों यहीं पर रहने लगे। लेकिन शादी के केवल 40 दिन बाद एक बार फिर खबर आती है कि चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद फिर से गायब हो गए हैं। इस बार का गायब होना अब लोगों के अंदर कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर चांद मोहम्मद क्यों गायब हो गए, और ये बात उनकी नई नवेली दुल्हन फिजा को भी नहीं पता था। इसीलिए फिजा ने रोना धोना शुरू कर दिया और इस पर आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई ने मेरे शौहर को गायब कर दिया है। चूंकि ये पूरा पॉलिटिकल मामला था और ये काफ़ी हाइप हो चुका था, तो इस पर कुलदीप बिश्नोई को आकर सफाई देनी पड़ती है। वो आकर मीडिया के सामने कहते हैं, शादी के बाद मेरा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, इसलिए मेरे गायब कराने का कोई सवाल नहीं उठता है। आखिरकार समय गुजरता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद राजघाट पर टहलते हुए पाए जाते हैं। जब पुलिस वहां तक पहुंचती है तो पुलिस उन्हें पकड़ करके दरियागंज थाने लाती है और उनसे इस मामले में पूछताछ करती है। इस पर चांद मोहम्मद कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम गायब हो गए थे, अब आ गए हैं, अब हमें घर जाने दीजिए, हमें अपने घर जाना है, यानी अपने पुरानी बीवी के साथ सीमा बिश्नोई के साथ रहना है, अब हमें फिजा के साथ नहीं रहना है। जब ये बात सामने आती है तो अभी जो फिजा चंद्रमोहन को लेकर के इतना पॉजिटिव थी, वही फिजा अब उसके सुर बदल गए और फिजा कहती है कि चांद मोहम्मद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन चांद मोहम्मद को अब अपनी शायद गलती का एहसास हो चला था। उन्होंने एक दिन मैसेज पर फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया। यानी उनको किसी ने बताया होगा कि अगर आपने इस्लाम धर्म के मुताबिक शादी की है तो आपको अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए उसी तरह का सहारा लेना पड़ेगा, और उन्होंने वही किया। और जब तलाक की खबर सामने आई तो फिजा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिजा ने फ़ौरन मीडिया को बुलाया और मीडिया को बुलाने के बाद खूब हंगामा किया और उन्होंने कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे और ये पूरा मामला हम कोर्ट में रखेंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें चलती रहीं और आखिरकार चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद अपने पुराने घर वापस लौट आते हैं, अपनी पत्नी सीमा बिश्नोई के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं, अपने घर वालों से माफ़ी मांगते हैं और आखिरकार जब सब कुछ मामला सेटल हो जाता है तो फिर अपनी पुरानी पत्नी यानी सीमा बिश्नोई के साथ, अपने बच्चों के साथ वो एक बार फिर से पुरसुकून अंदाज में रहने लगते हैं। लेकिन इधर फिजा अकेली हो चली थी, तो फिजा ने यह ठान लिया कि इस मामले में हम बदला लेंगे और इसी कड़ी में फिजा ये ऐलान करती हैं कि वो अब राजनीति में आएंगी और वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी उनको हराने के लिए जहाँ से चंद्रमोहन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिजा ने जो कहा था कि वो राजनीति में आएंगी और उनसे बदला लेंगी, चुनाव लड़ेंगी उनके खिलाफ, ऐसा तो नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ 2009 में चुनाव प्रचार ज़रूर किया, यानी इन्होंने कोशिश ज़रूर की। बहरहाल एक समय ऐसा आता है कि दोनों के अंदर सुलह और समझौते की गुंजाइश बनती है और आखिरकार दोनों सुलह कर लेते हैं और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर रहने लगते हैं। चंद्रमोहन अपनी पुराने घर रहने लगते हैं और फिजा अपने उसी चंडीगढ़ के सेक्टर 44C में रहने लगती हैं। इस तरीके से फिजा और चंद्रमोहन की केवल 40 दिनों की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से इस कहानी में हंगामा तब शुरू होता है जब 6 अगस्त सन 2012 को चंडीगढ़ के उसी घर सेक्टर 44C में फिजा की लाश मिलती है। जी हाँ, फिजा की लाश मिलने के बाद में हंगामा मच जाता है। लेकिन ये लाश मिलती उससे पहले की कहानी ये है कि फिजा की बातचीत उनके चचा सतपाल से हुई थी 1 अगस्त को। उसके बाद से उनके चचा की उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि फिजा अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रहती थी। केवल उनके चचा से उनकी बातचीत हुआ करती थी और वही कभी कभार किसी ज़रूरत के तहत मिलने आया करते थे। इस तरह एक दिन फिजा के चचा सतपाल फिजा को फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फिजा का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तो इसके बाद में सतपाल
फिजा के घर चंडीगढ़ मोहाली में स्थित सेक्टर 44C में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर से लॉक लगा हुआ है। हालांकि लॉक खुला हुआ था, अंदर से ताला लटकाया हुआ था, लेकिन जब उसको वो खोल करके अंदर जाते हैं तो कमरे का ताला बंद पाते हैं और कमरे का ताला अंदर से बंद था। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है अंदर से। उन्हें हल्की हल्की बू भी आ रही थी। आखिरकार उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने भी बताया कि कुछ हल्की हल्की बू आ रही है। इस पर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद फिर जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इनकी चचा यानी सतपाल की इजाज़त के साथ पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और जैसे ही दरवाज़ा टूटता है इतनी तेज़ बदबू आती है कि पुलिस वाले सब लोग अपना चेहरा ढक लेते हैं और देखते हैं कि अनुराधा अपने बिस्तर पर बिल्कुल ऐसे ही लेटी हुई है जैसे कि आमतौर पर कोई सोता है और वो उसकी लाश थी बिल्कुल सोने की अवस्था में। लेकिन ये लाश काफ़ी पुरानी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था 4-5 दिन पुरानी लाश है। इसी वजह से उस लाश के अंदर से काफ़ी बदबू उठ रही थी। पुलिस ने देखा कि अनुराधा बाली के बेड के पास एक मेज़ थी जिस पर शराब की बोतल रखी हुई थी और उसमें कुछ शराब पी जा चुकी थी और उसके साथ साथ कुछ अलग तरह की शीशियाँ भी थीं। बहरहाल अब पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना था कि आखिर अनुराधा की ये मौत कैसे हुई। इसमें 3 एंगल हो सकते हैं, या तो नेचुरल मौत हो सकती है, या मर्डर हो सकता है, या सुसाइड हो सकता है। उन तीनों में से एक यानी मर्डर की संभावना इसलिए भी कम लग रही थी कि अंदर से दरवाज़ा बंद था और अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता था नहीं। तो इसी वजह से ज़्यादा शक गया कि या तो सुसाइड है या तो फिर नेचुरल डेथ है। और नेचुरल डेथ इस उम्र में ऐसा कोई लगता नहीं है, तो ले दे करके ज़्यादातर शक जा रहा था कि सुसाइड क्या होगा। लेकिन पुलिस को हर हाल में एक कंक्लूजन तक पहुंचना था। तो पुलिस ने उस पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू की और तलाशी में पाया कि सब कुछ अपनी जगह पर सेटल है। किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये चीज़ उठा-पटक की गई हो। इसको बुनियाद बना करके पुलिस ने पहले उसको कवर किया, फ़ोटो खींचा, तमाम चीज़ें क्लियर की। उसके बाद जब अलमारियाँ और दूसरी चीज़ें टटोलने लगे तो वहाँ पर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने देखा कि नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं, वो भी 92 लाख, कई सारे नोटों की गड्डियाँ। उस टाइम नोटबंदी नहीं हुई थी, तो एक-एक हज़ार के नोटों की गड्डी। अब अंदाज़ा लगाइए 2012 यानी करीब-करीब आज से 11-12 साल पहले की बात है। अगर वो 92 लाख आज देखेंगे तो करीब 3-4 करोड़ रुपए हो जाएँगे। यही नहीं, पुलिस को और भी कई चीज़ें हाथ लगती हैं, जैसे कि 1.5 किलो सोने के ज़ेवर और करीब-करीब 1 किलो चांदी के ज़ेवर और कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ात। अब ये सुन कर के पुलिस का माथा वैसे ही ठनक जाता है कि अनुराधा तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो थी नहीं और न ही उसके कोई पुश्तैनी ऐसा कोई कारोबार था कि जिसकी बुनियाद पर अनुराधा के पास नोटों की इतनी सारी गड्डियाँ हों और अनुराधा के पास इतने सारे आभूषण हों। तो इस पर इनकम टैक्स भी फ़ौरन उसमें कूद पड़ता है क्योंकि मामला पैसों से जुड़ा हुआ था। बहरहाल पुलिस अपना काम करती है, लाश को उठाती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इनकम टैक्स वाले अपना काम शुरू कर देते हैं और नोटों की जाँच पड़ताल करना शुरू करते हैं। जब गड्डियाँ खोलते हैं तो उनमें से कुछ सारी गड्डियों के अंदर से कुछ पर्चियाँ निकलती हैं और उन पर्चियों में फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है। जब इनकम टैक्स के अधिकारी उन फ़ोन नंबरों पर कॉल करते हैं तो कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, बड़े-बड़े रसूख वाले होते हैं और करोड़ों अरबों की संपत्ति रखने वाले लोग होते हैं। नाम इनकम टैक्स डिस्क्लोज़ नहीं करता है ऐसे लोगों का, क्योंकि जब ये जाँच होती है तो बराह रास्त सीधा-सीधा इसकी मौत से इन लोगों का कोई संबंध नज़र नहीं आता है। इसी वजह से उनके नाम को आज तक गुप्त रखा गया कि वो कौन लोग थे जिनके फ़ोन नंबर उन गड्डियों में पाए गए थे। लेकिन इसके साथ-साथ पुलिस जब कॉल डिटेल खंगालती है फ़िज़ा की, अनुराधा बाली उर्फ़ फ़िज़ा की, तो पुलिस ये पाती है कि अनुराधा बाली कई सारे ऐसे नंबरों पर घंटों-घंटों बातें करती है और चैट करती है कई सारे नंबरों पर, बिल्कुल प्राइवेट चैट, प्यार-मोहब्बत की बातें। तो जब इस बात का खुलासा होता है तो उस वक़्त मीडिया में खबरें छपती हैं और एक टाइटल निकल कर के सामने आता है, फ़िज़ा के मोबाइल से निकले कई और चाँद। अब ये समझना आसान था कि फ़िज़ा के पास इतने पैसे और ये सब आभूषण कहाँ से आए थे, प्रॉपर्टी उसने कैसे बनाई थी। बहरहाल जब पुलिस इधर फ़िज़ा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाती है। लेकिन जब उसकी बिस्रा रिपोर्ट करीब-करीब 1 महीने के बाद सितंबर में सामने आती है, दोस्तों बिस्रा रिपोर्ट वो होती है, दरअसल पेट में एक थैली होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो वहाँ जा कर के वो चीज़ रुकती है। तो कोई भी अगर कोई पॉइज़न वगैरह खा कर के मरता है, तो बिस्रा रिपोर्ट के ज़रिए से ही उसकी जाँच हो सकती है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसकी जाँच नहीं हो सकती है। तो उससे पता चल जाता है कि वो किस तरह का केमिकल था और
किस तरीके से कितनी डोज लिया वगैरह वगैरह उससे पता चल जाता है। तो जब 1 महीने के बाद करीब करीब बिसरा रिपोर्ट सामने आई, तो बिसरा रिपोर्ट में पता चला कि दरअसल फ़िज़ा ने जहरीले पदार्थ खाए थे जिसको आम भाषा में सल्फास बोलते हैं, और उसकी शीशी भी फ़िज़ा के रूम से बरामद की गई थी। 3 डॉक्टरों के पैनल ने इस रिपोर्ट में बताया था कि दरअसल फ़िज़ा की मौत जो हुई वो एक तरीके से जहर खाने से हुई। आखिरकार बिसरा रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए पुलिस फ़िज़ा की मौत को जहर की मौत बताती है और इस तरीके से इस पूरे केस की फाइल को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो उनके प्रेमी थे या पति थे, जो भी कह लीजिए, चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद, उस वक्त तो वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते हैं फ़िज़ा की मौत पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो उस पर अफ़सोस का इज़हार करते हैं और कहते हैं ये दुखद मौत हुई। तो बहरहाल इस फरवरी के महीने में हमने आपको एक ऐसी प्यार की कहानी सुनाई जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। उसने अपने प्यार को पाने के लिए किसी पत्नी से उसके पति को छीना, 40 दिन तक कमोबेश उसके साथ वक्त गुजारा, हनीमून मनाया, सब कुछ किया, इस्लाम धर्म अपनाया, एक तरीके से अनुराधा से फ़िज़ा बन गए, चंद्रमोहन से वो चांद मोहम्मद बन गए, लेकिन दोनों के अंदर दूरी हुई, सेपरेशन हुआ, अलहदगी हुई, बदले लेने की भावना पैदा हुई। आखिरकार चांद मोहम्मद अपनी दुनिया में अलग मस्त हो गए, एक बार फिर से वो चंद्रमोहन बन गए। फ़िज़ा, अब ना अनुराधा और फ़िज़ा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर उसमें बचा नहीं था। फ़िज़ा ने या अनुराधा ने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में धकेल दिया, वो ऐश और लालच में पड़ गई। उसने बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट बनाए, ऐसे रिश्ते तैयार किए जो पूरी तरीके से लालच पर, पैसों पर टिका हुआ होता था। आखिरकार वो रिश्ता उसको मौत तक लेकर के चला गया। और ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें सत्ता था, पैसा था, लालच, ताकत, रसूख, और ये खुद वकील थी, पॉलिटिशियन से इसने मोहब्बत की, ये हिंदू से मुसलमान बनी, और इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, डॉक्टर इन्वॉल्व हुए, और इसके साथ साथ पैसे की वजह से इनकम टैक्स का मामला आया, प्यार और मोहब्बत और नफ़रत, धोखा, बदला, सियासत, 7 फेरे, निकाह, तलाक, सारी चीज़ें रहीं, और आखिर में मौत हो गई। और उस पर उनके पुराने पति, या यूँ कह लीजिए कि उनके बॉयफ्रेंड या उनके प्रेमी, उन्होंने अफ़सोस का इज़हार किया, और आखिरकार चाँद और फ़िज़ा की ये कहानी एक बार फिर से फ़ज़ाओं में बिखर गई। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से आपको क्या सबक मिला? आपने क्या सीखा? अगर आप लड़की या लड़का, कोई भी आप इस कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। वो बात ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दिलचस्प स्टोरीज़ और अद्भुत कहानियाँ बनाकर आपको देते रहते हैं।